नागरिकता कानून के नियमों को लागू कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिनों में इस कानून के नियमों को लेकर बहुत सारे पहलू सामने आए हैं, लिहाजा उन्हें एक साथ रखकर देखने में इसकी राजनीति और इसके असर को हम ठीक से देख पाएंगे। इसलिए हमने तुरंत इस पर वीडियो बनाने से पहले यही सोचा कि जो इस विषय के विद्वान हैं उनके सुचिंतित विश्लेषण का इंतजार किया जाए, ताकि एक समग्र वीडियो बने जिसे देखने के बाद इस मसले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आम दर्शकों को एक साथ हो जाए। हम इन सभी का नाम वीडियो के आखिर में क्रेडिट रोल में देंगे जिनके विश्लेषण का लाभ हमने हासिल किया है। जाहिर है यह वीडियो लंबा होगा और आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। इस मामले में रील्स नहीं बन सकता। दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून संसद से पास हुआ। 10 जनवरी 2020 को इसे अधिसूचित कर दिया गया। फिर सब भूल गए। 4 साल से अधिक समय लगा है इस कानून के नियम बनने में और लागू होने में। इस दौरान सरकार ने संसद में 8 बार विस्तार लिया है। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि नियम नहीं बनने पर कानून लैप्स हो जाता। सरकार ने आज तक नहीं बताया कि नियम बनाने में इतने साल क्यों लगे। नियमों का जो स्तर है वो वैसा ही है जिसकी बुनियाद पर नागरिकता कानून बना है। इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर लगता हो कि नियमों की खोज करने के लिए भारत सरकार के अधिकारी चांद पर गए थे और वहां से लौटने में 4 साल लग गए, तब जाकर नियम बने हैं और अब लागू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून को चुनौती दी गई है। पहले इस मामले में देख लेते हैं कि अदालत कहां है और यह भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की तरह यह मामला भी कई साल से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग के साथ करीब 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश चेन्नीथला, AMIM के असदुद्दीन ओवैसी, IUML असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अहोम गण परिषद, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी असम, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन असम और DMK ने याचिका दायर की है। अक्टूबर 2022 में यह मामला तत्कालीन चीफ जस्टिस UU ललित की बेंच के सामने आया। आदेश हुआ कि इस पर अंतिम सुनवाई चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद शुरू होगी। आज तक शुरू नहीं हुई, यानी अक्टूबर 2022 से इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। नागरिकता कानून में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आने वाले हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। इन याचिकाओं में आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है, उससे वंचित नहीं करता। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के कानूनों का समान संरक्षण मिलता है। हमें यह समझना होगा कि इस कानून को केवल मुसलमानों के कारण चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि धर्म को आधार बनाने के कारण दी गई है। धर्म के आधार पर केवल इस्लाम के साथ इसमें भेदभाव नजर नहीं आता है, बल्कि अन्य धर्मों के साथ भी भेदभाव नजर आता है। कुछ जानकारों ने लिखा है कि हिंदू धर्म के साथ भी भेदभाव है। एक आधार और है जिस पर इस कानून को चुनौती दी जा रही है। 1955 के नागरिकता कानून का सेक्शन 6A या सेक्शन 1985 में हुए असम समझौते की देन है, जिसमें तय हुआ था कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। इसमें धर्म का कोई आधार नहीं था। यह सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया के बाद तय हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2014 और उससे पहले जो भी आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यह बात असम के एक बड़े तबके को पसंद नहीं आई कि इस डेट का आधार क्या है और किसके साथ बातचीत के बाद यह कट ऑफ तय हुआ है। 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 का कट ऑफ लंबे आंदोलन और सरकार से बातचीत के बाद तय हुआ। कानूनविद इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि इसी जनवरी तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 6A का बचाव कर रही थी, जिसके तहत 1971 का कट ऑफ डेट है। लेकिन अब वही सरकार नया कट ऑफ डेट लेकर आ गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आया है वह मुसलमान छोड़कर बाकी के 6 धर्मों से आता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। 1971 के पहले का कट ऑफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, जबकि 14 वाला करता है। क्या आपको लगता है कि यह सुसंगत कानून है? इस पहलू पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने 6A वाले पहलू पर
दिसंबर 2023 में सुनवाई पूरी कर ली थी, मगर अभी तक फैसला नहीं आया है। देखना होगा कि नागरिकता कानून के लागू होने के बाद इसके तहत किसी को नागरिकता मिल जाती है तो इस फैसले का इस पर क्या असर होगा। अगर फैसला प्रतिकूल आया तो क्या जिन्हें नागरिकता मिली है वो वापस ले ली जाएगी? क्या ऐसा करना संभव होगा? हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि असम की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा रहा है। इसे बड़ा करने में वहां के संगठन और बीजेपी ने काफी दम लगाया। इसी का नतीजा था कि करीब 1600 करोड़ रुपए फूंक कर एनआरसी कराई गई। 2018 के साल में जब नागरिकता रजिस्टर का काम हो रहा था तो पता चला कि 40 लाख लोग इससे बाहर हो गए और इसमें बड़ी संख्या में हिंदू हैं जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। 2019 में फिर से एनआरसी हुई और 19 लाख लोग बाहर हुए। कहा जाता है कि उसमें 12 लाख हिंदू बाहर हुए। तब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सही रजिस्टर तैयार कराएंगे, मतलब जो रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बना उसे नहीं माना। आज तक सही नागरिकता रजिस्टर का पता नहीं। ध्यान रहे, असम की राजनीति में बाहरी, विदेशी या बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध धर्म के आधार पर नहीं है। यह राजनीति हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली दोनों का विरोध करती है और बाहर जाने के लिए कहती है जो भी बांग्लादेश से आए हैं। मगर नागरिकता कानून धर्म के आधार की बात करता है। इस कानून की राजनीति हिंदी अखबारों में कुछ और नजर आएगी, मगर असम और बंगाल में जाते ही बदलकर कुछ और हो जाती है। दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून संसद में पास हुआ। इसके बाद सरकार चुप्पी साध गई। अप्रैल मई 2021 में बंगाल, असम में विधानसभा चुनाव हुए। आप जानते हैं कि असम की राजनीति से एनआरसी और सीएए का मुद्दा निकला है, लेकिन यहां के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने नागरिकता कानून को शामिल ही नहीं किया। लेकिन बंगाल के मैनिफेस्टो में नागरिकता कानून को शामिल किया गया और कहा कि सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में लागू कर देंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बीजेपी को पता था कि असम में एनआरसी के कारण लाखों की संख्या में हिंदू बाहर हो गए हैं। इनमें से सभी बांग्लादेशी ही थे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, यह साबित भी करना मुश्किल था कि जो मुसलमान इस रजिस्टर में नहीं आए हैं वो सभी के सभी घुसपैठिए हैं और बांग्लादेश से आए हैं। इन सभी पर धार्मिक उत्पीड़न का मामला साबित करना तो और मुश्किल हो जाता। ये तो कई साल से भारत में रह रहे हैं। अगर बीजेपी इन लोगों को नागरिकता देती तो असम की हिंदू जनता ही इसके खिलाफ हो जाती। असम में नागरिकता कानून का इसलिए विरोध होता है, यहाँ के कई संगठन उन सभी को विदेशी मानते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसीलिए बीजेपी असम में चुप हो गई और बंगाल जाते ही गरजने लगी। असम में बहुत पूछने पर कहकर निकल जाती रही कि कोविड के बाद लागू करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 2022 का एक बयान फिर से सुन लीजिए। वो बार बार यही कहते रहे, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं, मैं आपको स्पष्टता करके जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाह फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। मई 2022 का गृहमंत्री का यह बयान है। आज मार्च 2024 हो गया। इस बयान के 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के नेता बंगाल में जाते ही नागरिकता कानून लागू करने की बात करने लग जाते हैं और असम जाते ही मैनेज करने लग जाते हैं कि वहां ज्यादा विरोध ना हो, किसी तरह मामला संभल जाए। इसलिए नागरिकता कानून को पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। उन इलाकों में भी लागू नहीं किया गया है जहां पर जनजातीय क्षेत्रों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। नागरिकता कानून का मसला बंगाल में भी आसान नहीं है। बीजेपी ने बांग्लादेश से आए मथुआ दलित समुदाय से वादा किया था कि नागरिकता कानून लागू कर देंगे और वादा करके भूल गई। जब यह समुदाय तृणमूल की तरफ जाने लगा तो बीजेपी को फिर से याद आया कि लागू करना है।
मीडिया रिपोर्ट है कि मटुआ समुदाय इस फैसले से अब खुश है, लेकिन दलितों का एक और बड़ा हिस्सा राजवंशी समुदाय खुश नहीं है। राजवंशी अपने आप को मूल निवासी समझते हैं और बाकियों को बाहरी। इसलिए वे चाहते हैं कि बंगाल में पहले एनआरसी हो, यानी जो बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी गिनती हो, पहचान हो और बाहर निकाला जाए। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो मटुआ समुदाय के लोगों में घबराहट फैल जाएगी। तो अभी तक आपने देखा नागरिकता कानून ने हिंदू समुदाय और बंगाल से लेकर असम की राजनीति को कितना उलझा दिया है। इसी से याद आता है कि आप सीएए को एनआरसी के बिना नहीं देख सकते। ये गलती कभी मत कीजिएगा। अमित शाह ने क्रोनोलॉजी के जरिए इसे समझा दिया था। असम में भले वे एनआरसी की बात अब ना करें, मगर हो सकता है बंगाल में राजवंशी समुदाय को खुश करने के लिए एनआरसी की बात शुरू कर दें। এই আইন আপনি যদি নাগরিক না হন তাহলে সংবিধানের 14 নম্বর ধারা 21 নম্বর ধারায় সব অধিকার থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন কি করে? কোর্টে গেলেও চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। শুধুমাত্র 3টি দেশ, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আর পাকিস্তান, আর শুধুমাত্র 6টা ধর্ম, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি আর খ্রিস্ট ধর্ম, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা বাদ, ইসলাম ধর্ম ভাগ। এটা ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কঠোর আঘাত করেছে। মনে রাখবেন, এরপরে কের সাথে এনআরসি কে যুক্ত করে দেবে। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব কখনো শুনেছেন? আন্তর্জাতিক কনভেনশন পরিষ্কার বলা আছে, ইউনাইটেড নেশনসে অনুপ্রবেশকারীরা যেন বৈধ কারণ ছাড়া রাষ্ট্রহীন না হয়ে পড়ে। এটা মানবিকতার অপমান। এমনকি শরণার্থীরা যদি বিপদে পড়ে তার পাশের জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, তাদেরও কিন্তু মানবিকতার খাতিরে তাদের আশ্রয় দিতে সে রাষ্ট্র বাধ্য থাকে। এটা একটা ঝুমলা, বিজেপির এটা একটা ঝুমলা। এর কোনো ক্ল্যারিটি নেই। এটা মানুষের উপর অত্যাচার করবার জন্য, হ্যারাস করবার জন্য, আর 2টো সিটে 3টে সিটে ভোটে জিতবার জন্য আপনাদের ভাওতা দেয়া হচ্ছে। बीजेपी नानान रकम कथा बोलबे, आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब जाएगा, और झूठा है और जुमला है। कुल मिलाकर यह मामला 8-10 सीटों को साधने का है। हिंदी के अखबार आपको कुछ और बता रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से भारत राज्य का मूल किरदार बदल जाता है। वो ठीक नहीं। भारत ने कभी धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी। नागरिकता कानून कहता है कि मुसलमान को छोड़कर, और वो भी केवल 3 देशों से धर्म के कारण प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को ही नागरिकता मिलेगी। क्या प्रताड़ना केवल 3 देशों में होती है? क्या हिंदू इन्हीं 3 देशों में प्रताड़ित होगा, या हो सकता है भारत के पड़ोस में कई देश हैं? केवल 3 देशों का चुनाव क्यों हुआ? क्षेत्र और धर्म का आधार ही अपने आप में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। किसी भी एंगल से देखिए तो इस कानून में आपको झोल नजर आएगा। 2019 और 2020 के साल में इस कानून के पक्ष में खड़े लोगों ने कई सारे कुतर्क गढ़े। सबको दोहराने से कोई फायदा नहीं, मगर एक कुतर्क था, मुख्य कुतर्क, कि मुसलमान के लिए मुस्लिम देश हैं, तब फिर इस कानून में ईसाई क्यों हैं? बहुत सारे ईसाई देश हैं। भारत में नागरिकता क्यों दी जा रही है? नागरिकता कानून में बौद्ध क्यों हैं? दुनिया में बहुत सारे बौद्ध देश हैं, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, साउथ कोरिया, थाईलैंड और श्रीलंका। चीन, जापान बौद्ध देश नहीं है, मगर यहां बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। श्रीलंका की कुछ खबरें देख लीजिए। यहां पर बौद्ध राष्ट्रवाद खूंखार नजर आता है, जबकि बौद्ध धर्म शांति प्रिय माना जाता है। इनकी हिंसा पर कई रिपोर्ट आपको अखबारों में मिल जाएगी, श्रीलंका से भी और भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार से भी। श्रीलंका में सिंगला बनाम तमिल के बीच 26 साल लंबा गृह युद्ध चला है। बड़ी संख्या में तमिल विस्थापित होकर भारत आए, तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? श्रीलंका में सिंगला बौद्ध बहुसंख्यक समुदाय है। आबादी का करीब 80%। तमिल समुदाय में अधिकतर हिंदू हैं। बीते अक्टूबर में एक सिंगला बौद्ध धर्म गुरु द्वारा बयान दिया गया कि हर तमिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसे कई बयान आपको मिल जाएंगे। श्रीलंका के अति बौद्धवादियों ने मुसलमानों पर भी हिंसा की है। क्या उनकी हिंसा के शिकार लोगों को धर्म के आधार पर छोड़ दिया जाएगा? आप नाव से यह कहकर उतार देंगे कि केवल हिंदू सवार होंगे, मुसलमानों को पानी में फेंक दिया जाएगा।
फिर आप कहेंगे कि आप विश्व गुरु हैं, वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं, सबको अतिथि मानते हैं, करुणा के सबसे बड़े ठेकेदार आप हैं। इसका आधार क्या है, धर्म या इंसानियत? तो आपने देखा कि बंगाल में नागरिकता कानून का कुछ और राजनीतिक मतलब, असम में कुछ और तमिलनाडु में जाकर कुछ और। सीएए से पहले बीजेपी ही खुद को संभाल ले, इसके जरिए यूपी बिहार में राजनीति गरमाने की कोशिश होगी, मगर गरमाएगी नहीं और गरमाई भी नहीं अभी तक। अगर हताशा बढ़ेगी तो बीजेपी जल्दी ही एनआरसी की बात करने लगेगी, ताकि चुनाव किसी भी कीमत पर हिंदू बनाम मुसलमान की पिच पर आ जाए, घबराहट में अल्पसंख्यक सड़कों पर आ जाएं और लोग तरह तरह के बयान देने लगे। ऐसा जब होगा तो अंकिलों के लिए यह सबसे अच्छा टाइम होगा। अंकिल ब्रिगेड एक्टिव हो जाएगा और सोसाइटी के गेट पर लौटने लग जाएगा। इस बार अभी तक एनआरसी का हल्ला नहीं हो सका है, मगर सीएए एनआरसी के आगे लटका हुआ पर्दा है, कभी नहीं भूलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में एनआरसी हुई, 1600 करोड़ पानी में बहा दिया गया, भयंकर अफरा तफरी रही, कई महीनों तक असम इसी में बिजी रहा, फिर सब शांत हो गया। क्या मोदी सरकार फिर से करोड़ों रुपए एनआरसी पर फूंकना चाहेगी? याद रखिएगा, मोदी सरकार के दौर में भारत की जनगणना नहीं हुई है। इस काम में भी कोई सरकार लेट हो सकती है। जरा याद कीजिए, एनआरसी के समय कितने लोगों की जानें गईं, लोग लगे दस्तावेज जुटाने कि खुद को भारतीय साबित करना है, और इस काम में परेशान केवल मुसलमान नहीं हुए, हिंदू भी हुए। असम से भाग भागकर बिहार और यूपी के गांवों का दौरा करने लग गए कि मुखिया जी से प्रमाण पत्र बनवा लें। ऐसे लोगों को भी रजिस्टर से बाहर कर दिया गया जो भारत की सेना में काम कर चुके थे। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उन हिंदुओं को अगर आप उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं, तो इसके बाद यहां उनका क्या होगा? वे कहां बसाए जाएंगे? उनके घर किस योजना के तहत बनेंगे? डीडीए फ्लैट बनाकर देगा या लखनऊ में फ्लैट बनेगा? क्या नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिलेगा? स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की क्या व्यवस्था होगी? इसका क्या प्लान है? कौन से राज्य कितने शरणार्थी लेंगे? इन सब पर भी कुछ नहीं कहा गया है। निरुपमा सुब्रमण्यन ने न्यूज लॉन्ड्री में एक लेख लिखा है कि तालिबान के लौटने के बाद अफगानिस्तान से भारत आए बहुत से सिख अब वापस चले जाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है और गुरुद्वारे भी उन्हें और उनके परिवारों को सहायता देने में असमर्थ हैं। भारत ने कभी अफगानिस्तान के हजारा और ताजिक लोगों को शरण दी, इससे भारत की दुनिया में काफी तारीफ हुई। आज फिर से तालिबान उनका शोषण कर रहे हैं, पर अब तो नए शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद हैं, ऐसा इस लेख में बताया गया है, क्योंकि 2014 के बाद ये लोग भारत आए हैं। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। जब आप इन उदाहरणों के साथ अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे तो कानून का संकुचित रूप दिखने लग जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि कानून में लिखित रूप से धर्म का आधार जोड़ना कितना गलत है। इससे भेदभाव को ही जगह मिलेगी और यह एक तरह से संवैधानिक हो जाएगा, जबकि हमारा संविधान इस बुनियाद पर बना है कि वह किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उत्पीड़न तो किसी भी आधार पर हो सकता है, किसी लेखक का हो सकता है, किसी पत्रकार का हो सकता है, किसी वैज्ञानिक का हो सकता है, जरूरी नहीं उसी का होगा जो हिंदू होगा और अल्पसंख्यक होगा। उन देशों में, 3 देशों में दूसरे धर्म के लोगों का भी हो सकता है। यह किस मूर्ख ने कहा है कि उत्पीड़न केवल धर्म के आधार पर होता है? जो लोग धर्म ही नहीं मानते हैं उनका उत्पीड़न होता है, तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी? नागरिकता आप दे क्यों रहे हैं? इसीलिए कि आप उदार दिखना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत दुनिया भर की मानवीय त्रासदियों से अनजान नहीं है। वो लोगों को शरण देता है, नागरिकता देता है, उनके प्रति करुणा रखता है। फिर धर्म के आधार पर इस कानून में नागरिकता क्यों दी जा रही है? मशहूर कानूनविद
इंदिरा जयसिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक में धर्म के आधार पर उत्पीड़न की बात बताई जा रही है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उनमें तो प्रताड़ना का जिक्र ही नहीं है। क्या आप तक यह बात पहुंची है? हिंदी अखबारों ने आपको बताई है यह बात? आपको इंडियन एक्सप्रेस में इंदिरा जयसिंह का यह लेख पढ़ना चाहिए। यह तस्वीरें एआई जनित हैं, असली नहीं है। इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि नियमों में धार्मिक उत्पीड़न का कहीं जिक्र नहीं और ना ही कहीं पर यह कहा गया है कि आपको इस बात के प्रमाण देने होंगे कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है तभी नागरिकता मिलेगी। अब बताइए, कानून बना कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता देंगे। धार्मिक उत्पीड़न हुआ है या नहीं इसका प्रमाण ही नहीं मांगेंगे, ना वो कागज दिखाएगा ना ये कागज देखेंगे। नियमों में कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों को 9 प्रकार के दस्तावेज देने हैं। उन्हें उत्पीड़न का प्रमाण नहीं देना है। उत्पीड़न हुआ है यह अपने आप मान लिया जाएगा, तब तो कोई भी झूठ बोलकर इस आधार पर नागरिकता ले लेगा। जो अवैध रूप से आया है और उसका उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर वह हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, तो क्या उसे नागरिकता दे दी जाएगी? फिर धार्मिक उत्पीड़न को आधार क्यों बनाया गया जब इसका प्रमाण ही नहीं मांगना है? एक लंबी सूची बनाई गई है जिसके तहत इन्हें इन 3 देशों से मिले पहचान पत्र दिखाने होंगे या उन देशों की किसी सरकारी एजेंसी का कोई भी पत्र जिससे पता चले कि वहां के नागरिक रहे हैं, काफी माना जाएगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, FRRO परमिट, राशन कार्ड वगैरह दिखाने होंगे। इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि क्या धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? कहती हैं बिल्कुल मिलना चाहिए। उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, मगर केवल धर्म के आधार पर नागरिकता देना गलत होगा। इंदिरा जयसिंह ने सवाल किया है कि नागरिकता देने में तो काफी उदारता बरती जा रही है, लेकिन जब एनआरसी होगी तो उसके लिए क्या यही सब दस्तावेज, प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे जो नागरिकता कानून के नियमों में मांगे गए हैं? आप खुद देखिए कि धर्म के नाम पर रक्षक बनने के चक्कर में कितनी खिचड़ी पक रही है। कानून स्पष्ट होना चाहिए। क्या यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड दिखाने पर अगर नागरिकता मिल सकती है तो क्या इन 20 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाने से एनआरसी में शामिल कर लिया जाएगा? यही नहीं, पहले नियम था कि जिलाधिकारी नागरिकता देगा, लेकिन अब केंद्र सरकार की बनाई कमेटी तय करेगी, यानी राज्यों का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं होगा। कमेटी में राज्य का एक ही प्रतिनिधि होगा और केंद्र का 5। तो संघवाद कहां गया? इस मामले के डिटेल को धीरज के साथ पढ़िए, बात सुनिए, ठीक से सुनिए। धर्म की राजनीति के नाम पर बात बात में सीना मत फुलाइए, वरना पेट पिचका रह जाएगा, दिमाग सिकुड़ जाएगा। खुलकर सोचिए और देखिए कि क्या इस कानून में आपको एक उदार, सहिष्णु और आत्मविश्वास से भरा भारत नजर आता है, या इसके जरिए कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कोई वोट बटोरना